राम राम मित्रों, आप भारत को कागजों का देश भी कह सकते हैं। ऐसा करने के पीछे जो मेरा लॉजिक है, जो कारण है, वो ये है कि आज प्राय आप पाएंगे कि चुनाव के समय जो राजनीतिक दल होते हैं, वो जनता को प्रभावित करने के लिए, उन्हें बहकाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए प्राय आप देखेंगे कि कागजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी डेटा बेस्ड पॉलिटिक्स। कि कागज़ में हमने ये विकास किया, वो विकास किया, ये किया, वो किया। उन्हें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी वास्तविकता धरातल पे क्या है। ज़मीन पे वो काम जो कागज़ में दिखाया जा रहा है, वो कैसे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, इसका उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप भारत की एक आम जनता है तो आप जानते होंगे कि ये जो विकास के नाम पे ये जो बेतरतीब विकास किया जा रहा है देश का, और जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह से लूटा जा रहा है, उसके लिए मुझे कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकी आंखों के सामने चौतरफा ये प्रमाण जो है फैले हुए हैं। तो कुल मिला के हाल ही में अभी अक्टूबर 2024 जो हमारे सीजेआई थे चंद्रचूड़ सर, रिटायरमेंट के पहले उनके सामने, उनकी अदालत के सामने एक प्रश्न था। संविधान पीठ, 7 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने एक प्रश्न था कि क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) के अंतर्गत भारत में जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। कोर्ट का कहना है कि यस, इट इज़ भ्रष्ट आचरण। ऐसा नहीं किया जा सकता। ये संविधान की जो मंशा है, धर्मनिरपेक्षता की जो मंशा है, उसके विपरीत है। लेकिन वही जो मैंने कागज़ वाली बात करी ना, हकीकत क्या है? अगर आप हकीकत देखिए तो आज पूरे देश की राजनीति सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे ही लड़ी जा रही है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल। विडंबना तो यहाँ तक की है कि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो सिर्फ उनका आधार ही जाति है या धर्म है, उससे अधिक उनकी कोई रीच ही नहीं है। उनका कोई ऐसा विचारधारा नहीं है जिसे कोई अन्य जाति का व्यक्ति पसंद करता हो या फॉलो करता हो। वो एकदम जाति बेस्ड हैं। पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल भारत में हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत को भी अमेरिका जैसी दो दलीय व्यवस्था अपनानी चाहिए। ये जो कुकुरमुत्ते की तरह राजनीतिक दल उगाए हैं, या तो इनको लिमिटेड करना चाहिए कि ये क्षेत्रीय दल अपने स्टेट की पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व हो सके। केंद्र की पॉलिटिक्स में इनके इन्वॉल्वमेंट पे रोक लगानी पड़ेगी और वहाँ दो दलीय व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये बेहतर एक उपाय हो सकता है अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का। आज स्थिति ये है कि 50% से कम वोट पाके लोग सरकारें बना ले रहे हैं, जो कि लोकतंत्र की जो बेसिक थ्योरी है कि जो दल आधे से अधिक पाएगा वही सरकार चलाएगा। लेकिन अनेक दल होने की वजह से ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि बहुत कम वोट पाकर 20-25% लोगों का मत पाके भी कोई देश का नेतृत्व पा जाता है, जो गलत है। तो कुल मिला के इस वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि ये जो कागज़ में दिखाया जाता है जो हकीकत में होता है, उसमें कितना अंतर है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नियम तो बना दिया। इसके पहले भी ये मसले बार बार राज्य की हाई कोर्ट में उठे थे और अनेक हाई कोर्ट ने अलग अलग आंशिक ढंग से परिभाषित किया था धारा 123(3) को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि ये गलत आचरण है। धर्म जाति के नाम पे राजनीति नहीं करी जा सकती, वोट नहीं मांगा जा सकता, चाहे वो प्रत्याशी के धर्म या जाति से संबंधित हो या वोटर के धर्म या जाति से संबंधित हो। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? आखिर प्रैक्टिकली कैसे रुकेगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे देश का चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग भी एक सुप्रीम कोर्ट की तरह ही स्वतंत्र संस्था है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि जो मेरी याददाश्त है, जो मेरा जीवन काल जो कालखंड गुजरा है, तो एक टी.एन. शेषन सर के अलावा कोई भी ऐसा चुनाव आयुक्त इस देश में नहीं आया है, या कोई भी चुनाव कोई भी ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं आया जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हो। सब के सब सत्ता के करीब रहने के लिए सत्ता के पपेट बनते हुए दिखे। टी.एन. शेषन एक आए जिन्होंने ईमानदारी से अपने पद की गरिमा को
रखा जनता के सामने। उन्होंने अपने अधिकारों को भी समझा, अपने कर्तव्यों को भी समझा और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके भारत के चुनाव में काफ़ी परिवर्तन किया। लेकिन फिर उसके बाद जो है वही ढाक के तीन पात जो भी आ रहे हैं वो सत्ता के करीबी हैं, वो सत्ता के पपेट हैं, उनके इशारे पे ही काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि फिर मैं वही कहूँगा कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ना कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको संचालित करने वाले गलत होंगे तो उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं आ सकता है। संविधान में कमियां भी हों, अगर उसको संचालित करने वाले अच्छे हों तो संविधान अच्छा काम करेगा। तो हमारे देश की स्थिति यही है, संविधान पीठ ने नियम तो बना दिया, इसको पालन करने वाला कौन है? चुनाव कहीं भी हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे राज्यों का चुनाव हो, चुनाव शुरू होने से पहले ही जाति का संकट, मतलब खुल्लम खुल्ला जाति के नाम पे राजनीति की जाती है। जाति के नाम पे प्रत्याशी निर्धारित किए जाते हैं, जाति के नाम पे टिकट्स बांटे जाते हैं, सब कुछ मीडिया में खुल्लम खुल्ला है। फिर अदालतें या चुनाव आयोग इसे क्यों स्वतः संज्ञान में नहीं लेता है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून कुछ कहता है और वास्तविकता कुछ होती है। ये हमारे देश का एक एक स्वभाव सा बन चुका है और यही वजह है कि हमारा लोकतंत्र दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। आज हमारी संसद और विधानसभाओं में जाति और धर्म के नाम पे लगभग 50% अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मुकदमे लंबित हैं दशकों से, और वो सांसद और विधायक बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। वो कानून बना रहे हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए, जो खुद असुरक्षा के कारण हैं समाज में जहाँ कहीं भी हैं, वो सुरक्षा के लिए कानून बना रहे हैं सदन में बैठ के। जो महापंचायत हमारे देश की है, लोकसभा, लगभग 50% सांसद ऐसे हो चुके हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है इनकी चुनाव दर चुनाव। इसलिए मैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की आलोचना करता हूं कि 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने जोर शोर से कहा था कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो वो चुनाव से अपराधियों का खात्मा करेंगे, लेकिन वो बढ़ावा देते हुए ही दिखे। और इनके इन 2-3 चुनाव जो 14 में, 19 में और इसमें हुआ है, सब में जो है उनकी संख्या अपराधियों की सदन में बढ़ती ही गई है। रुकना तो छोड़िए, कम होना तो छोड़िए, रुकी भी नहीं है, बल्कि और तेज़ी से बढ़ी है। और सब कुछ ऐसा ही रहा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों की संख्या इस देश में जो है सदन में 50% से अधिक हो जाएगी और बहुमत में हो जाएंगे। वो आपके लिए कानून बनाएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए वो कानून बनाएंगे, देश की तरक्की के लिए वो कानून बनाएंगे। माय गुडनेस, ये शर्म का विषय है हमारे लोकतंत्र के लिए। इसलिए मैं जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि जीवन एक यात्रा है। आप आज पद पे हैं, कल नहीं रहेंगे, तो इन पदों की गरिमा को बनाए रखिए और स्वतः संज्ञान में लेना सीखिए ऐसे मसलों को, और देश के लोकतंत्र को जाति धर्म से रहित बनाइए। ये आप सबका कर्तव्य है, क्योंकि ये अधिकार आपको दिया गया है। आप ऐसे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उनको सिर्फ कानून पारित कर देने भर से काम नहीं चलने वाला है। वो संचालित हो रहा है कि नहीं, ज़मीन पे वो कार्यान्वित हो रहा है कि नहीं, उसको भी ध्यान देना होगा। आज आप चुनाव को देखिए, मैं क्या इस पे कहूँ, आप सब जानते हैं क्या हो रहा है चुनाव में, क्या क्या नहीं हो रहा है। मतलब जितने भी निकृष्ट कार्य किए जा सकते हैं, जितने भी तरह के भ्रमित करने के तरीके अपनाए जा सकते हैं राजनीतिक दलों द्वारा, वो सब अपनाए जाते हैं। सारे राजनीतिक दल इसमें सम्मिलित हैं, कोई निर्दोष नहीं है, सब दोषी हैं। देश की राजनीति का पूरा सिस्टम इस ढंग से करप्ट हो चुका है और उसकी कीमत कौन चुका रहा है? भारत का आम आदमी। ये तो जो नेता है, जो राजनीतिक दल हैं, ये तो संपत्ति अर्जित करने पे लगे हुए हैं। कुछ हैं जो सत्ता की भूख से लिपटे हुए हैं, उन्हें सत्ता चाहिए, एन केन प्रकारेण कुछ भी हो जाए, सत्ता बरकरार रहनी चाहिए, कुर्सी नहीं जानी चाहिए। और कुछ हैं वो तो एकदम कंपनी चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बाप दादाओं की कंपनी, उनके बाप की कंपनी। तो ये है हमारे लोकतंत्र का विद्रूप चेहरा। कागजों में कुछ, संविधान में कुछ, नियमों में कुछ, हकीकत में कुछ।
तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और हमें इन चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा। तो मित्रों, भारत को कैसे बदला जा सकता है, उस कड़ी का एक अंश था ये। आगे एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, मैं उस पर कल चर्चा करूँगा, कल वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे।